हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका अकाउंट्स की एक रिवीजन क्लास के अंदर। तो बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम पढ़ रहे हैं। एक बार मैं इसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आपके पास भेज देता हूँ, ताकि जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो तो स्किप हो जाती है कई बच्चों की, तो या जितना टाइम हमने पढ़ा वो उसी टाइम में ख़त्म। बाद में अगर हमें उसमें कुछ देखना पड़ जाए, कुछ दोबारा कोई पॉइंट याद करना पड़ जाए तो नहीं पता चलता। तो मैं इसको एक वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि जो प्रोविजंस है वो इस वीडियो को देखकर आप बार बार सीखते रहो, अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट हो जाता है तो देखिए बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दो टर्म होती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक बार मैं थोड़ी सी इंक फिलअप कर लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दो पार्टनरशिप का मतलब होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर मतलब चेंज इन एग्रीमेंट, कि आपका एग्रीमेंट चेंज हो गया। वो आपका चेंज इन पीएसआर की वजह से हो सकता है, आपका एडमिशन की वजह से हो सकता है, आपका रिटायरमेंट की वजह से हो सकता है, डेथ की वजह से हो सकता है। जब पुराने एग्रीमेंट में चेंज आ जाता है और नया एग्रीमेंट बन जाता है तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारे बीच में एक जो एग्रीमेंट था, समझौता था, वो टूट गया है। और यहां पर इसका मतलब होता है फर्म विल बी क्लोज्ड। यहां पर व्यवसाय ही बंद कर दिया जाता है। फर्म का मतलब होता है बिजनेस, तो बिजनेस जहां पर बंद कर दिया जाए वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पुराना वो रद्द हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ध्यान रखना है आपको इन दोनों के बीच। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो जो बिजनेस होता है बेटा, बिजनेस विल कंटिन्यू, और यहां पर बिजनेस क्लोज्ड डाउन। यहां पर बिजनेस चलता रहेगा लेकिन एक नए एग्रीमेंट के साथ। यहां पर बिजनेस बंद हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशंस जो होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड कंटिन्यू, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड, यानी पार्टनर्स के बीच जो पैसे के लेन देन को लेकर जो उनके संबंध हैं वो यहाँ पर बने रहते हैं। भाई ये हो सकता है कोई पार्टनर्स पहले 50% ले रहा था, अब वो हो सकता है नए पार्टनर की वजह से 40% ले ले, लेकिन ले तो होगा ना। तो यहाँ पर पैसे से संबंधित जो संबंध होते हैं वो यहाँ पर लगातार चालू रहते हैं। जबकि यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल को हम चुकता कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं, भाई ले जाओ अपने अपने घर पैसा ले जाओ और आज से हमारा बिजनेस बंद, ना तुम हमारे मांगते हो ना हम तुम्हारे मांगते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जो रिलेशंस है वो क्या हो जाते हैं, खत्म। बुक्स नॉट क्लोज्ड, बुक्स क्लोज्ड। कौन सी बुक्स की बात हो रही है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी जो खाता बही वगैरह होती है वो यहाँ पर क्लोज नहीं होती है, वो चलती रहती है लगातार। जबकि यहाँ पर जो बुक्स है वो खत्म हो जाती है, बंद कर दिया जाता है, सभी का निपटारा कर दिया जाता है और सभी अपने अपने घर। ठीक है बेटा, तो ये कुछ डिफरेंस है, बुक के अंदर भी दे रखे हैं, आप इनको पढ़ते रहना। इन डिफरेंस में से एक क्वेश्चन कई बार हमेशा पूछ लेता है, कई बार नहीं हमेशा ही पूछ लेता है। अच्छा, जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो वहां पर हमें कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें किस पार्टनर को कितना पैसा देना है, कौन सी लायबिलिटी कितने में चुकानी है, कौन सी एसेट कितने में बेचनी है। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग होती है उसका पहला पार्ट होता है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता। सबसे पहले जब भी हम फर्म को बंद करेंगे तो हमें अपनी सारी की सारी जो एसेट्स है बिजनेस की, उन्हें बेच देना है, क्योंकि अब वो हमारे काम आएंगे नहीं, बिजनेस तो करना ही नहीं हमें।
और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं कहाँ देखने को मिलेंगी, ये आपको बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिलेंगी। बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज है सबको चुकाना है, जितनी भी एसेट्स बैलेंस शीट की एसेट साइड में है उनको बेचना है। वो क्वेश्चन बताएगा कौन कितने की बिक रही है और कौन कितने की पेमेंट लाइबिलिटी लेके जा रही है। सबसे पहला प्रोसेस हम ये करेंगे, उन एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचने से या भुगतान करने से जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स में प्रॉफिट के रूप में बांट दिया जाएगा। हो सकता है कि जो लाइबिलिटी है वो हमने कम की पे करी है, जबकि जो एसेट्स हमने बेची है वो ज़्यादा की बेची है, तो पैसा आया ज़्यादा गया कम, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा बेटा, प्रॉफिट। और ये पार्टनर्स के अंदर पीएसआर में बांट दिया जाएगा। और अगर लायबिलिटी आपने ज़्यादा की चुका दी और जो एसेट्स हैं वो आपके पास कम की आई, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये लॉस है और ये भी पार्टनर्स के बीच में पीएसआर में बांट दिया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मुख्य पर्पज ये होता है कि हम अपनी एसेट्स को बेचें, लायबिलिटीज को चुकाएं और फिर ये पता करें कि कितना प्रॉफिट या लॉस हमें हुआ है। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसके नेचर की अगर बात करें, पूछ लेता है कई बार एक नंबर का, नेचर होता है बेटा इसका नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जबकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितनी भी इनकम होंगी, जितने भी फायदे होंगे वो क्रेडिट करने हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे वो सारे डेबिट करने हैं। तो देखिए बेटा इस अकाउंट को हम किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं। देखो आपके पास यहाँ पर बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। इस तरह से बैलेंस शीट है, यहाँ पर एसेट्स है, यहाँ पर लायबिलिटीज है। आपको इसके अंदर क्रॉस का फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्रॉस का सबसे पहले लायबिलिटी साइड की जितनी भी लायबिलिटीज है जो कि हमें फर्म के अलावा किसी बाहरी इंसान को चुकानी है, फर्म के जो बंदे हैं उनको अगर कोई लायबिलिटी चुकानी है तो वो यहाँ पर काउंट नहीं होगी लायबिलिटी में। फर्म और फर्म के बंदों के अलावा जो भी आउटसाइड पेमेंट्स करनी है उनको कहा जाता है लायबिलिटी। तो हम सारी लायबिलिटी को इधर ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। किस प्रकार, अलग अलग, बाई क्रेडिटर्स, बाई बैंक ओवरड्राफ्ट, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाई बिल्स पेबल, बाई प्रोविडेंट फंड। इस तरह से आपको सारी लायबिलिटी जो कि आउटसाइड पार्टीज को चुकानी है वो सारी एक एक करके आप ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने से देखो बेटा होता क्या है, ये एंट्री बनती है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो एंट्री बनती है हमारी ये, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है किन से, लायबिलिटीज से। तो लायबिलिटीज के बैलेंस पता होता है बेटा कि इनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं, लायबिलिटीज और प्रॉफिट्स और कैपिटल के बैलेंस हमेशा क्रेडिट शो करते हैं। अगर आपको इन अकाउंट्स को बंद करना पड़ जाए तो इन्हें आपको विपरीत साइड में डालना पड़ेगा, यानी कि डेबिट में। ये एंट्री पास करके हमने अपने सारे लायबिलिटीज के अकाउंट्स को बंद कर दिया है, तो लायबिलिटीज डेबिट होते ही क्या हो गई, बंद हो गई। इसी प्रकार ये जो एसेट्स हैं इनको आप इधर ले आओ क्रॉस। मैं लिखूंगा यहाँ पर टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर। यानी जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको आपको इधर ट्रांसफर कर देना है टू साइड के अंदर, और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर देना है बाई साइड के अंदर। किन एसेट्स को छोड़ना है, किन लायबिलिटीज को छोड़ना है वो मैंने आपको बता रखा है, उसको आप बार बार ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कि जो गुडविल है ना, इस चैप्टर के अंदर गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। गुडविल इस अकाउंट में आकर बंद हो जाती है, जबकि चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में
वो जो गुडविल होती है वो सभी पार्टनर्स में राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुडविल बंद हो जाती है क्योंकि बिजनेस ही बंद हो गया तो गुडविल का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आपको सारी एसेट्स यहाँ लिखनी है, सारी लायबिलिटी यहाँ लिखनी है। पहला स्टेप हमारा ये होगा और ये डाटा हमें क्वेश्चन में से ही उठाने हैं बैलेंस शीट के अंदर से। अभी बैलेंस शीट को हमने निपटा दिया। अब हम बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये बैलेंस शीट है और यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन होंगी। अब हम उन एडजस्टमेंट को देखेंगे कि उनमें कहा क्या गया है। अगर कोई एसेट बिकती है, सेल होती है, पार्टनर द्वारा ली जाती है, अगर किसी एसेट को बिकता हुआ दिखाया गया है यहाँ पर या किसी पार्टनर के द्वारा दिखाया गया है लेते हुए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। अगर कोई एसेट बिकी है तो आप लिखेंगे बाई बैंक, और अगर वो एसेट किसी पार्टनर ने ली है तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन। ठीक है बेटा, एसेट्स आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दी, लेकिन जब ये बिकेंगी या कोई पार्टनर इनको अपने घर लेके जाएगा तो आपको एंट्री विपरीत साइड में डालनी है। फिर से क्रॉस देखो शुरू हो गया। पहले क्रॉस हमने क्या किया, बैलेंस शीट से क्रॉस कर दिया। अब एडजस्टमेंट में देखकर इनको हमने जो ट्रांसफर किया है अब इसको क्रॉस करना है। एसेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट इधर, लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट इधर। अगर कोई एसेट बिकी है तो आप लिखोगे बाई बैंक एसेट सोल्ड, अगर किसी पार्टनर ने एसेट ली तो आप लिखोगे एसेट टेकन। इसी प्रकार अगर कोई लायबिलिटी आपने चुकाई है तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटी पेड। और अगर कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने ली है, पार्टनर ने वादा किया है कि वो उस लायबिलिटी को चुका देगा, तो आपको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट इधर और ऐसे एडजस्टमेंट एसेट्स की इधर। ठीक है, तो ये हो गई एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट। उसके बाद हो सकता है कि आपको ऐसी कोई लायबिलिटी चुकाने के लिए एडजस्टमेंट कह दे जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, जो कि हमने यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं करी, अनरिकॉर्डेड जिसको बोलते हैं। तो अगर कोई नई लायबिलिटी आपको दिख रही है क्वेश्चन में जो कि लायबिलिटीज की लिस्ट में नहीं है, तो आपको उसको चुकाना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अगर किसी पार्टनर का लोन नजर आ रहा है, पार्टनर्स लोन कहाँ दिख रहा है ये आपको, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर पार्टनर का लोन है और क्वेश्चन ने कह दिया एडजस्टमेंट में कि पार्टनर ने अपने लोन के लिए किसी एसेट को लेना स्वीकार कर लिया। पार्टनर ने अपने लोन के सेटलमेंट के लिए किसी एसेट को लेना स्वीकार कर लिया। तो देखो ये एसेट जो ली जाती है बेटा, ये नॉर्मल एसेट्स ली जाती है नॉर्मली तरीके से। और अगर कोई पार्टनर अपने लोन के लिए एसेट लेता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई पार्टनर्स लोन अकाउंट और ब्रैकेट में एसेट टेकन। ये ध्यान रखना बेटा, नॉर्मल एसेट ली है तो कैपिटल सॉरी, और अगर लोन के सेटलमेंट के लिए एसेट ली है तो लोन अकाउंट को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बेटा, इसी प्रकार अगर आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स ध्यान से सुनना, और क्वेश्चन में आईएफआर भी, सॉरी, आपने यहां पर ट्रांसफर किए इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं और एसेट्स की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर इन्वेस्टमेंट और आईएफआर, ये बैलेंस शीट है, यहां नजर आएगा आपको आईएफआर, यहां नजर आएगा आपको इन्वेस्टमेंट्स। अगर ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है, आईएफआर भी दिख रहा है इन्वेस्टमेंट भी, तो इन्वेस्टमेंट आप इस तरफ लिख दोगे
IFR आप इस तरफ लिख दोगे, ठीक है। अगर केवल इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि IFR तो है नहीं, ट्रांसफर कहाँ करोगे। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिखे, सिर्फ IFR दिखे, तो आपको इसको ट्रांसफर नहीं करना है। ये कहाँ पर जाएगा बेटा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, PSR में बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड के अंदर। इसको नॉर्मल प्रॉफिट मानते हुए ट्रांसफर करना है। तो ध्यान रखना, IFR तभी ट्रांसफर होगा जब इन्वेस्टमेंट इसके साथ में गिवन होंगे, अदरवाइज ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा, ठीक है। एक ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने सारी एडजस्टमेंट कर दी। जब आप सारी एडजस्टमेंट कर दो एंड तक, तो एंड में आपको एक एडजस्टमेंट मिलेगी रियलाइजेशन एक्सपेंस की, रियलाइजेशन एक्सपेंस की, कि फर्म को बंद करवाने के कुछ खर्चे होते हैं, उनकी भी पेमेंट आप करके आ जाना। अगर ये फर्म ने पे किए तो रियलाइजेशन एक्सपेंस, और अगर किसी पार्टनर ने पे किए हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसके बाद जैसे ही एडजस्टमेंट सारी फिनिश हो जाए, आपको अपनी लायबिलिटीज की लिस्ट को चेक करना है, लायबिलिटीज की लिस्ट को चेक करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने इसमें से देखना है कि कौन सी लायबिलिटी ऐसी बच गई है जिसकी हमने यहाँ पर पेमेंट नहीं करी। आपको सारी लायबिलिटी की पेमेंट करके आनी है, चाहे क्वेश्चन कहो चाहे ना कहो। हो सकता है कि क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट में इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया कि इनको इतना इतना पैसा पे करना है। उसने BOD के बारे में, BP के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो आपको अपनी तरफ से इनको पेमेंट करके आना पड़ेगा। जितनी वैल्यू यहाँ लिखी है ना, इतने के बराबर सारी लायबिलिटी पेमेंट हो जानी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आप इस अकाउंट का टोटल करोगे। डिफरेंस अगर यहाँ पर आता है तो लॉस, और डिफरेंस अगर यहाँ पर आता है तो प्रॉफिट, और वो आपको पार्टनर्स के PSR में बांट देना है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड में गिवन है तो आपको ये लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप लायबिलिटी साइड में से उठाएंगे लोन के अमाउंट और लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ध्यान रखना, ये अकाउंट तभी बनेगा जब पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड में गिवन हो, पार्टनर के ही नाम से। तो आप उसका अलग से अकाउंट बनाओगे, रियलाइजेशन के जस्ट बाद लिख दोगे बाय बैलेंस BD और लोन अमाउंट यहाँ पर लिख दोगे। अगर इस पार्टनर ने अपनी लोन सेटलमेंट के लिए कोई एसेट ली थी तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की एसेट इसने ले ली। और अगर कोई बैलेंस बचता है तो आप इसको चुकाकर आ जाएंगे, आप इसको चुकाकर आ जाएंगे। एक तो केस ये हो गया। दूसरा केस पार्टनर्स लोन अकाउंट। आपने यहां पर लिखा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इस पार्टनर को, जैसे पार्टनर का जो लोन था वो था 20,000 का, और हमने उस पार्टनर को 18,000 रुपये में क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दिया उसका। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। ये डिफरेंस जरूर आया है, ये एसेट को लेने का डिफरेंस नहीं आया, ये आपका प्रॉफिट है। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते हो तो ध्यान रखना कि पार्टनर के लोन से संबंधित कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, आपको ये अमाउंट वहां पर भी लिख के आनी है। एसेट ले रहा है अपने लोन के बदले तो भी आपको लिखना है। अगर आपने पेमेंट कम करी है उसको लेकिन फुल सेटलमेंट कर दिया तो जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको वहां पर लिख के आना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में ये कहे कि पार्टनर का लोन था 20,000 और हमने 19,500 में उसका सेटलमेंट कर दिया, और आप रियलाइजेशन अकाउंट बना के आ जाओ और यहाँ पर आपको आके ये बात पता चले तो 500 रुपये जो आपको यहाँ लिखने थे वो तो छूट गए ना, तो वो हमारा सारा क्वेश्चन बिगाड़ देगा।
तो पार्टनर के लोन को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कि पार्टनर के लोन के बारे में क्या एडजस्टमेंट है, कहीं उसका कुछ पार्ट यहाँ तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे बनता है और हम ये रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट नंबर पे बना देते हैं। यहाँ आकर हमें ये बात पता चलेगी तो बहुत गड़बड़ी हो चुकी होगी, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद अगले नंबर पे आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स, आप सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट खींचेंगे। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं। सबसे पहले आप इनके बैलेंस लिखेंगे, कैपिटल्स के बैलेंस लिखेंगे। हो सकता है कि आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स बांटे हो, वो बांट दो इनको। हो सकता है आपने क्वेश्चन में से कोई रिजर्व बैलेंस शीट में छोड़े, बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व पड़े हैं उनको बांटा हो सकता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा हो। तो सबसे पहले जितने भी डिविजिबल आइटम होते हैं बैलेंस शीट में, आप उन सभी को क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। उसके बाद अगर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट आता है तो आप उसको क्रेडिट साइड में बांट दोगे, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट में बढ़ते हैं। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट का जो डिफरेंस है वो लॉस आता है तो आप उसको डेबिट साइड में बांट दोगे। क्लियर। किसी पार्टनर ने एसेट ली थी तो बेटा एसेट लेने से कैपिटल हमेशा रिड्यूस होती है, तो ध्यान रखना यहाँ लिख दोगे आप टू रियलाइजेशन अकाउंट। जिस भी पार्टनर ने कोई भी एसेट ली थी उसके कॉलम में जाकर आप लिख दोगे। किसी पार्टनर ने लायबिलिटी ली थी, लायबिलिटी लेने से कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में आएगी। बाई रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी टेक कर, तो जिस भी पार्टनर ने कोई भी लायबिलिटी ली हो वो आप यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे। आप इस अकाउंट का टोटल लगाओगे, जिस भी पार्टनर का डिफरेंस जिस भी तरफ आएगा आपको उसे बैंक में ही सेटल करना है। बैलेंस सीडी भूल कर ही मत करना, क्योंकि फर्म बंद होने वाली है, आगे कंटिन्यू नहीं होगी। हम कैरी डाउन तभी लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में जब हमें बिजनेस को आगे चलाना हो। यहाँ पर तो सबकी पेमेंट करनी है, तो जिसका डिफरेंस जिस भी तरफ आता है उसको आपको टू बैंक या बाई बैंक करके खत्म करना है। ठीक है। हो सकता है बी का डिफरेंस यहाँ पर आया हो, ए और सी का डिफरेंस यहाँ पर आया हो, तो बाई बैंक का मतलब होता है हमने बी से पैसे मंगवाए हैं, कम पड़ गए थे और इन दोनों को हमने पेमेंट करी है, तो बाई बैंक या टू बैंक से आपको कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, फिनिश करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाते आ रहे हो पिछले 2-3 चैप्टर से, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। लास्ट जो पार्ट बनेगा बेटा हमारा वो होगा हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट किस तरह से ट्रीट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने देखो मैं इसको नीचे बनाता हूं, बैंक अकाउंट, ठीक। ठीक है। आपने सबसे पहले बनाया होगा रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद आपने बनाया होगा पार्टनर का लोन अकाउंट, उसके बाद आपने बनाए होंगे कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब भी बैंक अकाउंट बनाओ लास्ट में, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखना कि बैलेंस शीट में बैंक या कैश कितना दिया हुआ है। आप उसे सबसे पहले लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि बैंक बना रहे हो, बैंक के ओपनिंग बैलेंस अगर गिवन है तो आप टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। इसके बाद इन अकाउंट्स पे आप नजर डालो, ये डेबिट साइड है सबका, ये सबका क्रेडिट। यहाँ पर जितने भी बैंक अकाउंट आपने लिखे हैं वो सारे यहाँ पर ले आओ, क्रॉस ट्रांसफर। आपने बाई साइड में जितने भी बैंक अकाउंट लिखे हैं सबको यहाँ ले आओ और उस अकाउंट का नाम लिख दो जिसमें से आपने इनको ट्रांसफर किया है। आपने रियलाइजेशन से उठाया तो टू रियलाइजेशन, कैपिटल से उठाया तो कैपिटल, लोन से उठाया तो लोन। ठीक है। जितने भी बैंक अकाउंट इन सब के डेबिट में है, जितने भी बैंक अकाउंट इन सब के क्रेडिट में है,
सारे बैंकों को आपको इस बैंक में ट्रांसफर करना है क्रॉस। जहां टू बैंक लिखा है वो बाई में आ जाएगा, जहां बाई बैंक लिखा है वो टू में आ जाएगा, और लास्ट में आपका ये जो अकाउंट है ना ये टैली हो जाएगा, बराबर इसका जोड़ आना चाहिए। आपका क्वेश्चन पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। और अगर इसका टोटल मिसमैच है तो आपके इन तीनों अकाउंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। तो इस तरह से हम 8 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार इस वीडियो को देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट को ताज़ा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।